एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज के हम पॉलिटी की सीरीज में करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पार्ट नंबर 7 तक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 से लेकर कंप्लीट पार्ट 22 तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 से, जो कि हमें बताता है द यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीज के बारे में, जो कि हमें बताता है आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये पूरी एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है। और लास्ट हमारे पास 8th यूनियन टेरिटरी है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पार्ट 8 में हमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 में क्या पता चलता है, सारे हमारे यूनियन टेरिटरीज की गवर्नेंस के बारे में, उसके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में, उसके हाई कोर्ट के बारे में, और यहाँ तक कि आर्टिकल 242 में जो कि हमें बताता है, जो कि रिमूव्ड हो चुका है अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। यानी कि करेंटली अगर देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 8 में आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 तक ही हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि 242 अभी टेम्परेरी या फिर परमानेंट कह सकते हैं, अभी इनएक्टिव आर्टिकल है, ये वर्क नहीं करता है। यानी कि तो पार्ट नंबर 8 में हमें यूनियन टेरिटरीज की सारी गवर्नेंस के बारे में, यानी कि इनका गवर्नेंस कैसे होगा, इनके ऊपर रूल्स कौन करेगा। जैसे कि हमें पता है कि यूनियन टेरिटरीज के ऊपर प्रेसिडेंट रूल रहता है, तो इस तरीके से हमें और भी चीजें पता लगती हैं कि उस यूनियन टेरिटरी में उसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या फिर नहीं होगी, या फिर कितने सारे यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर या किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसमें मर्ज होकर वर्क करेगी। तो ये सारी चीजें हमें पार्ट नंबर 8 में पता चलती है, यानी कि गवर्नेंस के बारे में, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में, उसके पास खुद का हाई कोर्ट होगा या नहीं होगा, ये भी हमें पार्ट नंबर 8 में ही पता चलता है। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर 9 के बारे में, जो कि हमें बताता है पंचायत के बारे में। पंचायत यानी कि जिसको हम थर्ड टायर ऑफ आर फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में 3 टायर ऑफ गवर्नेंस है या फिर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट इज सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल लेवल गवर्नमेंट और सेल्फ मेड गवर्नमेंट, या फिर जिनके अंदर आती है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो पार्ट नंबर 9 में हमें पढ़ना है पंचायत के बारे में, जिसमें हमें बताता है कि पंचायत आखिर है क्या, जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होता है। उसको हम कहते हैं पंचायत गवर्नेंस फॉर्म ऑफ सिस्टम, और जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अभी हम थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे कि हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट होती है, जो कि होती है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बारे में भी अलग से अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी। पार्ट नंबर 9 के अंदर आता है आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक, जिसमें से 243A हमारा जो आर्टिकल है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन हुआ है। तो पार्ट नंबर 9 में हमें सिर्फ इतना ही जानना था, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो होगा तो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं पढ़ाऊंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर 9A के बारे में। हमने ऊपर पढ़ा पार्ट नंबर 9, जिसमें हमने पढ़ा पंचायत। उसी तरीके से पार्ट नंबर 9A है, जिसमें है म्युनिसिपैलिटीज। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A अलग अलग है या फिर सेम है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो के लास्ट में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। पार्ट नंबर 9A में आता है म्युनिसिपैलिटीज, जिसमें आर्टिकल 243P से लेकर 243Z तक हमें पढ़ना होता है, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन हुआ है। चलिए पढ़ते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कैसे हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 243ZD, जिसमें हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट दैट इज आर्टिकल 243ZE, जिसमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में हमें पढ़ना होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी कि जिला की किसी भी जिले की जो प्लानिंग कमेटी होती है, उसका क्या वर्क होता है, उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, वो हमें बताता है आर्टिकल 243ZD। और उसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हम किसको कहेंगे, जिसमें मेट्रोस वर्क करती हो, मेट्रोस रन करती हो। फॉर एग्जांपल कोलकाता, दिल्ली एंड बैंगलोर, दिस टाइप ऑफ सिटीज इज नोन एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड उसकी प्लानिंग कमेटी किसके उसमें कितने मेंबर्स होंगे, क्या उसकी प्लानिंग होगी, क्या उसकी गवर्नेंस एंड फंक्शनिंग होगी, वो हमें बताता है आर्टिकल 243ZZ। ओके, नेक्स्ट वी विल हैव पार्ट नंबर 9B। जिस तरीके से हमने पार्ट नंबर 9 पढ़ा, पार्ट नंबर 9A, सिमिलरली वी हैव पार्ट नंबर 9B, जिसमें हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटीज के बारे में, जिसमें आता है आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एक्ट 2011 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। सो इनके बारे में आपको बस इतना ही जानना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स।
नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर 10 के बारे में, जो कि हमें बताता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, उनकी गवर्नेंस के बारे में। और ये ऑल्सो कंसिस्ट करता है हमारा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल का जो आर्टिकल 244 है वो पार्ट नंबर 10 से ही लिया गया है, एंड 6th शेड्यूल में आता है हमारा आर्टिकल 244A। सो दिस इज बोथ द आर्टिकल्स, जो कि 244 आर्टिकल है वो आता है 5th शेड्यूल से, और 244A आर्टिकल है वो आता है हमारे 6th शेड्यूल से, एंड दिस इज इन द पार्ट नंबर 10। फिर हमें इसमें बताता है कि पावर्स प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी होती हैं, जो कि एडवाइस लेकर अपने गवर्नर से जो ट्राइबल एरिया है वो डिसाइड कर सकता है। यानी कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। वो डिसाइड करते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसको ट्राइबल एरिया कंसिडर करना चाहिए या कौन सा एरिया उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट ओनली विद द एडवाइस ऑफ गवर्नर। यानी कि जब तक गवर्नर की एडवाइस वो नहीं लेंगे, गवर्नर से भी वो एक सलाह मशवरा नहीं करेंगे, तब तक ही कैन नॉट डिसाइड, मतलब प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसाइड कि हमारे कंट्री में ट्राइबल एरियाज कौन से हैं एंड कौन से नहीं है। स्पेशली जो पार्ट नंबर 10 है, जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है, वो मेनली जो फोकस किया गया है वो 4 स्टेट्स के लिए किया गया है, जो कि है असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। सबसे ज्यादा क्योंकि इन्हीं के जो कुछ ट्राइबल पर्सन्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो हमारी जो नॉर्मल सिटी लाइफ है उसमें नहीं घुलना मिलना चाहते हैं, एंड उसके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको एक अलग एरिया चाहिए, उनके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो अभी भी हमारे नॉर्मल रन्स ऑफ लाइफ में नहीं मिक्स एंड मैच हो पाए हैं। दैट्स वाई इनके लिए पार्ट नंबर 10 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, स्पेशली फॉर द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, which is consist in article 244 और article 244A. Next we'll have part number 11, जिसमें हमें relations between union and states के बारे में पढ़ना होता है। इसमें यूनियन और स्टेट्स के बारे में सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट इज यूनिटरी, जिसमें हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड नेक्स्ट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हर एक चीज वो सेंटर के हाथों में नहीं है हमारी कंट्री में, बट समटाइम्स क्या होता है कि हर जो सारे इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो सेंटर ही लेता है, बट ऑल्सो स्टेट के पास भी उसके खुद के कुछ राइट्स एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि सिर्फ स्टेट डिसाइड कर सकता है। एंड समटाइम्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि जगह डिसाइड करने वाला कह सकते हैं राइट, और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, यानी कि किस विषयों पर सेंटर या स्टेट का हक रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का, उन दोनों पर स्टेट और स्टेट का, यानी कि यूनियन का और स्टेट्स का, दोनों का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। इसमें आता है आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक। अब एक्चुअली जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेंटर और स्टेट के अलग अलग तो हैं ऑफ कोर्स, बट एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, या जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, और राज्यसभा रिजोल्यूशन, या फिर ऑन स्टेट रिक्वेस्ट, या फिर टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें क्या होता है कि जो यूनियन है वो भी फैसला ले सकता है एक स्टेट के बारे में, चाहे उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो या फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हो। यानी कि कब कब सेंटर है वो स्टेट के हक में या फिर स्टेट के अलावा वो खुद से स्टेट के लिए फैसले ले सकता है। कब ले सकता है? जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी हो या फिर कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा हो। तो जरूरी नहीं है कि स्टेट को ही उस सब्जेक्ट मैटर पे या टेरिटोरियल मैटर पे फैसला लेने की आजादी है या फिर राइट है। वहां पर हमारा यूनियन यानी कि सेंटर भी वर्क कर सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में। नेक्स्ट, राज्यसभा अगर हमारी चाहती है, किसी भी स्टेट की राज्यसभा अगर चाहती है कि हमारे लिए इस सब्जेक्ट मैटर पे या फिर इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर हमारे लिए सेंटर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, तो वहां पर स्टेट ना रहकर यूनियन के लोग, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, वो यानी कि पार्लियामेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अगर ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट, अगर स्टेट उस सेम स्टेट यानी उस सेम राज्य की अगर रिक्वेस्ट होती है, देन यूनियन कैन ऑल्सो मेक दैट रूल अदर देन द स्टेट। यानी कि स्टेट अगर खुद चाहता है कि सेंटर इस मामले पर खुद से रूल बनाए, वो नहीं बना पा रहे हैं या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, देन यूनियन कैन मेक द लॉज। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब भी कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है किसी स्टेट को लेकर, तो वहां पर भी यूनियन यानी कि पार्लियामेंट काम करती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, आई होप आपको ये पार्ट नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज इनमें से कोई भी कहीं पर भी आपको कोई डाउट समझ में आता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आई विल मेक श्योर टू क्लियर योर डाउट। सो ओके, नेक्स्ट वील हैव पार्ट नंबर 12, जो कि हमें बताता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में, जिसमें आते हैं आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 तक। सो उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चलिए वो पढ़ते हैं।
जिसमें से हमारे पास आर्टिकल 266 है जिसमें आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि जैसा कि हमें पता है पार्ट नंबर 12 ये सारी फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से डील करता है। तो जितना भी जो फंड है हमारे इंडिया में जो टैक्सेस के थ्रू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आता है, उसका यूज कैसे होगा, वो उसका यूज के बाद भी उसका डिवीजन सेंटर में और स्टेट में किस तरीके से होना है, दिस ऑल हैपेंस और दिस ऑल डिसाइडेड बाय पार्ट नंबर 12 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फंड्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड एंड नेक्स्ट इट इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके सर, ये डिसाइड करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैसे क्या वर्क करेगा, किसमें कैसा डिवीजन होगा, वो आता है अंडर आर्टिकल 266 से। एंड आर्टिकल 267 में आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल, सो यू कैन इजीली आंसर कि वो आर्टिकल 266 के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन सेम आस्क यू दैट कंटिजेंसी फंड किस आर्टिकल के थ्रू या किस आर्टिकल के अंडर आता है, देन यू कैन आंसर इट दैट आर्टिकल 267 के अंदर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वाला टॉपिक आता है। नेक्स्ट वील इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 280 जो कि हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है दैट उसमें कितने सारे मेंबर्स होंगे उस कमीशन में, उसका कमिश्नर कौन होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा एंड हाउ इज उसका अपॉइंटमेंट, सॉरी नॉट इलेक्शन इट इज अपॉइंटमेंट, सो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, द फाइनेंस कमीशन जो पूरा है वो कैसे वर्क करेगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं, वो टोटली हमें पता चलेगा आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स दैट इट कैन आस्क यू मेनी टाइम्स कि फाइनेंस कमीशन में हम किस आर्टिकल में बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। नेक्स्ट वील हैव आर्टिकल 300A which is very important from your exam point of view because it consists of right to property जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया है, जिसको अब सीज कर दिया गया है बिकॉज ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा था फंडामेंटल राइट, बट एज ऑफ नाउ इट इज अ लीगल राइट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट हमारी पॉलिटी की सीरीज की वीडियो में भी बताया था कि पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे जिसमें से लास्ट राइट हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अब फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट कर दिया है एंड इसीलिए अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स रिमेनिंग है। सो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट कब बना दिया गया था, इट इज इन दी 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लीगल राइट के तौर पर हमने अपना लिया था। ओके, सो नेक्स्ट वील हैव आर्टिकल इट इज पार्ट नंबर 13 जो कि हमें बताता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया। इसमें हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है कि हम अपनी इंडिया में यानी कि इंडिया कंट्री में और उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर कोई भी ट्रेड या कॉमर्स या कोई भी इंटरकोर्स फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिकॉज समहाउ आपके पास कोई ना कोई टैक्स या जीएसटी लग जाता है, तो ओवरऑल और कंप्लीटली ये फ्री तो नहीं है, बट यस यू हैव द राइट कि आप कुछ नेशनल इंटरेस्ट में आप कुछ टैक्स वगैरह देके आप ये सारी ट्रेड एंड कॉमर्स और इंटरकोर्स को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन इंडिया। और जितने भी इंडिया के जुरिस्डिक्शन के अंडर जितना भी एरिया आता है आप उसमें ट्रेड और कॉमर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी फियर बिकॉज दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वील हैव पार्ट नंबर 14 जो कि मैं बताता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जिसमें आता है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बारे में हमें कौन बताता है, दिस इज पार्ट नंबर 14। यानी कि जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है। दिस इज नॉट दैट कि हमारा कहीं बाहर से आया या फिर समथिंग एल्स, बट फ्रॉम पार्ट नंबर 14 हमको ये पता चलता है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं कुछ, वो है आर्टिकल नंबर 308 से लेकर आर्टिकल 323 में। उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 311 जिसमें रिमूविंग ऑफ अ सिविल सर्वेंट यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट ज्वाइन करता है एज एन आईएएस और एज एन स्टेट पीसीएस ऑफिसर, तो उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं उसकी पोस्ट से, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रिमूव ए सिविल सर्वेंट, क्योंकि अगर आपने कभी देखा कि मान लो वो अपने ढंग से वर्क नहीं कर रहा, देन अ नॉर्मल पीपल कैन नॉट रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, नॉर्मल पीपल उसकी पोस्ट से उसको हटा नहीं सकता है, इट नीड्स अ सिस्टम एंड जो कि वो सिस्टम हमें बताया गया है आर्टिकल 311 में। नेक्स्ट आर्टिकल हमें पता चलता है आर्टिकल 315 से लेकर 323 में, जो कि इलेबोरेटेड प्रोविजंस रिगार्डिंग यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के बारे में इलेबोरेटेड तरीके से क्या क्या प्रोविजंस है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, हाउ इट विल कंडक्ट द एग्जाम्स टू सिलेक्ट द सिविल सर्वेंट, उसके बारे में हमें सब कुछ जानकारी है और सारी इंफॉर्मेशन इलेबोरेटेड ढंग से बताई गई है, यानी कि विस्तार पूर्वक विस्तार ढंग से बताई गई है इन आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक। ओके, सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 14 जिसमें हमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में जानकारी मिलती है।
अबाउट ऑल इट्स फंक्शनरीज एंड एग्जामिनेशन और उसके रिजल्ट्स और उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, वो सब कुछ इसमें बताया जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज काफी मेहनत लगती है ऑफकोर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पीपीटी बनाने में। सो ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल्स एक तरीके से आप मान सकते हैं एक कोर्ट इसमें है, लेकिन इस वाले पार्ट में 14A में हमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, जो कि मीन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के बारे में। यानी कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट नंबर 14 में आपको आर्टिकल 311 मिलता है, जिसमें आप सिविल सर्वेंट को रिमूव करने के बारे में पूरा प्रोसीजर जान सकते हैं। उस प्रोसीजर में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है ट्रिब्यूनल कोर्ट्स का। यानी कि ट्रिब्यूनल कोर्ट्स का मान लीजिए आपको कोई भी फैसला है या फिर कोई भी चीज है, उसमें आपको कोई बहुत जल्दी फैसला लेना है, आप उसमें देरी नहीं कर सकते। वो कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें देरी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे जो देश के हित में नहीं होगा बिल्कुल, तो उसको जल्दी फैसला लेना है, देन वील यूज द ट्रिब्यूनल कोर्ट्स। जिसमें इंक्लूडेड होता है जैसे कि मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट ने कुछ ऐसा वर्क कर दिया हो, कुछ ऐसा नेगेटिव वर्क हो गया हो उससे कि दिस इज नॉट ऑन द साइड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस और द कंट्री, सो उसमें हमारा यूज होगा ट्रिब्यूनल कोर्ट्स का, जिसमें उसके ऊपर जल्दी से फैसला लेने के बाद उसको उसके उस सिविल सर्वेंट के ऊपर या फिर किसी भी ऑफिसर या फिर किसी भी स्टेट्स का या फिर सेंट्रल स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो जाता है। अगर वो ऐसा कुछ हो जाता है, मान लीजिए कि जॉब में ही किसी भी सिविल सर्वेंट की कमिश्नर और किसी ऑफिसर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो देन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स वहां पर एक्ट करती है और जल्दी से जल्दी फैसला सुनाने के लिए इट प्रिपेयर इटसेल्फ। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? पार्ट नंबर 14A ट्रिब्यूनल कोर्ट्स विच इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। वो आता है आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1942 में इंक्लूड किया गया था, पार्ट नंबर 14A। आपको लास्ट में मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू और ओवर पिक्चर दे दूंगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, दैट 14 और पार्ट नंबर 14A अलग है क्या या फिर अलग नहीं है। दिस विल ऑल क्लियर योर डाउट्स एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। आप लोग प्लीज वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना, तभी आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज पार्ट नंबर 15, जो कि हमें बताता है इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ जो फैक्ट्स हैं हमारे इलेक्शंस, इंडियन इलेक्शंस के बारे में, वो जान लेते हैं। दैट हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो थे सुकुमार सेन। एंड इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन बिटवीन 1951 से लेकर 1952, यानी कि हमारे इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो कब हुए थे? 1951 से लेकर 1952 तक, जब हमारा देश ऑफ कोर्स आजाद हुआ था। अभी करंट के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार। आप लोग प्लीज ये याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आपसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये आर्टिकल्स ना पूछे, लेकिन अभी आपसे करंट में और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकते हैं, दैट हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, विच इज राजीव कुमार ऑफ कोर्स। तो पार्ट नंबर 15 के बारे में हम जानते हैं, जो कि हमें बताता है इलेक्शंस के बारे में, जो कि आता है आर्टिकल अंडर 324 से लेकर 329, जिसमें से आर्टिकल 324 बताता है हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन है वो किस किस के इलेक्शंस करवाता है? इट कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर एंड एक्सेट्रा, बट इट हैज सम कह सकते हैं एक्सेप्शंस, दैट ये किन सभी चीजों के इलेक्शंस करवाता है, बट लीविंग फ्यू। वो किसके? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें आता है पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। यानी कि पंचायत में जो पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, उनके चुनावों में इलेक्शन कमीशन वर्क नहीं करता है। वहां के जो स्टेट, वहां के जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के, यानी कि जो आपके हो सकते हैं, कह सकते हैं आप नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, उनके जो चुनाव कराते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं, बल्कि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर होता है। दिस होल्ड्स द इलेक्शन ऑफ नगर पालिका, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव हैं वो स्टेट एक तो होता है इलेक्शन कमीशन और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इन दो चीजों के एक्सेप्शनली वोटिंग या फिर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। अदरवाइज जो सारे इलेक्शंस हैं वो हमारा इलेक्शन, यानी कि कह सकते हैं अदर नेम में एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, वो हेल्ड कराता है। अगर अभी हम देखें तो हमारे राज्यसभा में कुल सीटें हैं 250, लेकिन अभी करेंटली जो फील्ड है वो है 245। सेम एज लोकसभा में हमारी मैक्सिमम सीट्स हैं 552, बट करेंटली उसमें कितनी सीट फिल है? वो है 545। बट अगर हम देखें तो अभी जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बनी है दिल्ली में,
उसमें हमारी ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें बढ़ा दी गई हैं। अब ये बढ़कर सीटें कितनी हुई हैं वो आपको नीचे हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 16 में, जो कि बताता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजंस यानी कि कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष प्रावधान कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 330 से लेकर 342, जिसमें आर्टिकल 330 में हम पढ़ते हैं सीट रिजल्ट्स फॉर एससी एंड एसटी। इट इज नॉट रिजल्ट, इट इज रिजर्व। सीट रिजर्व होती है हमारी एससी और एसटी के लिए। एज वी ऑल नो दैट हमारे पास टोटल राज्यसभा एंड लोकसभा में कुल सीटें 250 और 552 है रिस्पेक्टिवली। तो उसमें से कुछ सीटें हैं वो रिजर्व फॉर्म में भी होती है, यानी कि रिजर्व फॉर हुम, रिजर्व होती है थोड़ी वीकर सेक्शन ऑफ क्लासेस के लिए, ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए, जिसमें आते हैं एससी, एसटी एंड समहाउ वुमेन। बट पार्ट नंबर 16 हमें किसके बारे में बताता है? सीट रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी, जो कि कब आया था? 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो आर्टिकल है वो आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट नंबर 16 इज आर्टिकल 331, जिसमें बताया जाता है 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स दैट आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जो कि अब ये जो आर्टिकल है वो इनएक्टिव कर दिया गया है, यानी कि अब ऐसा कोई भी रूल नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो प्रेसिडेंट के थ्रू है वो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट होते थे डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, यानी कि उनको कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ने पड़ते थे, बट प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली पार्लियामेंट में, मतलब उनके लिए भी सीट रिजर्व होती थी। यानी कि जो सर्टेन क्लासेस ही तो हो गए, ये कोई नॉर्मल या जनरल लोग तो है नहीं है जिनके लिए हमने कोई इलेक्शन कम्पीट नहीं कराया और डायरेक्टली उनको सीट्स दे दी। बट एससी एसटी जो कि हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन में आते हैं, एंड एंग्लो इंडियंस जो कि हमारे कह सकते हैं कंप्लीट सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, जो कि पार्ट नंबर 16 में हमें डिस्क्राइब किया गया है। तो बट ये जो आर्टिकल 331 है वो करेंटली इनइफेक्टिव है और इनएक्टिव है। Okay, moving on to the part number 17 that tells us about the official languages, यानी कि हमारी कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या होगी, उन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का क्या काम होगा, कहाँ कहाँ पे वर्क इससे कैसे कैसे हो सकता है, दैट ऑल मतलब हमें सब कुछ पता चलता है पार्ट नंबर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 343, जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे इंडिया में कंट्री में बनाया गया था आफ्टर इंग्लिश, अलोंग विथ इंग्लिश। यानी कि सबसे पहले जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे इंडिया की बनाई गई थी वो थी इंग्लिश, बट इंग्लिश के साथ ही साथ अंडर आर्टिकल 343 हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर में हम लोगों ने अपना लिया था। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वील हैव पार्ट नंबर 18, जिसमें हमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया जाता है, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि कोई भी आपातकालीन सिचुएशंस अगर हमारे देश में कुछ होती हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या फंक्शनिंग होती है सरकार को या लोगों को या फिर कुछ भी जो अथॉरिटी है उनको क्या क्या कह सकते हैं कदम उठाने चाहिए, वो सब कुछ हमें बताता है पार्ट नंबर 18 इमरजेंसी प्रोविजंस दैट कम्स अंडर आर्टिकल 352 से लेकर 360। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 352, जिसमें आता है, जिसमें हमें बात पता चलती है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। What is national emergency? National emergency that is arising out of war, external aggression और armed rebellion within the country। अगर कोई भी वॉर होती है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन आता है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल के थ्रू, यानी कि मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जैसे कि अभी आप मणिपुर वगैरह में देख रहे हैं कि कितना कह सकते हैं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है। तो विद इन द कंट्री अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन आता है हमें कहीं दूसरी कंट्री से, देन अ प्रेसिडेंट कैन अनाउंस अ नेशनल इमरजेंसी विद द हेल्प ऑफ द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के हेल्प की एडवाइस की हेल्प से हम जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट दिस इज आर्टिकल 356, जो कि बताता है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में, जो कि कब अराइज होती है, जो कि कब आती है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट ऑल्सो नोन एज द प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि जब कभी भी प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो तहत रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो होना बंद हो जाते हैं किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पर, देन प्रेसिडेंट रूल लग जाता है एंड उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट वील हैव आर्टिकल नंबर 360, जो कि बताता है हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जो कि अराइज होती है थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी कि जब कभी भी हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा मंडराता है या फिर हमारे इंडिया में क्रेडिट सारे खत्म हो जाते हैं, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि तब हमारे इंडिया पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। बट फॉर
विद द गॉड ग्रेस हमारी इंडिया पर अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, बट नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। अब वो 3 बार कब कब और किस प्राइम मिनिस्टर के रूल पर लगी है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 19, जो कि डील करता है मिसलेनियस टॉपिक पर, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक। इसमें क्या पता चलता है दैट प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट की जो रेसिड्यूरी पावर्स है उनके बारे में पता चलता है कि प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है जो भी वो कोई फैसला लेता है या फिर कोई भी वर्क करता है, बट एट द एक्सेप्शन है इसका, बट एट द टाइम ऑफ इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट है हमारा वो भी आंसरेबल होता है टू द कोर्ट ऑफ लॉ या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि जब भी कोई प्रेसिडेंट कोई वर्क करता है या फिर कोई भी फैसला सुनाता है, ऑब्वियसली वो सभी के या पार्लियामेंट के एडवाइस की हेल्प से ही होता है, बट ऑल्दो प्रेसिडेंट ने अगर कोई रूल सुना दिया है या फिर प्रेसिडेंट ने कोई रूल पारित कर दिया है, कोई रूल बना दिया है, देन वो किसी भी पर्सन को, किसी भी कोर्ट को, किसी भी कह सकते हैं मिनिस्टर को, और वेदर इट इज ऑफिसर, कोई भी किसी को भी आंसरेबल नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, ऑल्दो जब तक वो किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना यूज हो। यानी कि वो भी पहले प्रूफ होना पड़ेगा उसको कि हाँ जो प्रेसिडेंट ने जो भी फैसला सुनाया है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, देन ओनली प्रेसिडेंट आंसरेबल है, बट उसको भी पहले प्रूफ होना पड़ेगा, देन ओनली वन कैन आंसर टू इट। बट एक एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट को तब जवाब हर चीज के लिए देना ही पड़ेगा, विच इज जब उसका इम्पीचमेंट हो रहा हो। जब कभी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा देन ही और शी इज आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब कभी भी हमें इम्पीचमेंट करना पड़ेगा उसका, जब भी इम्पीचमेंट हो रहा होगा किसी प्रेसिडेंट का, देन उसको आंसर करना पड़ेगा कि उसने जितने भी जो अभी तक फैसले लिए हैं वो ऐसा क्यों लिया है और वो किस कारण से, उसका इंटेंशन क्या है, एंड फुल एक्सप्लेनेशन ही हैज टू गिव। So this is in the part number 19 which deals about the miscellaneous topics or miscellaneous residuary powers of the president. Next we will understand about part number 20 which tells us about the amendment of the constitution. जैसे कि हमें पता है कि काफी सारे अमेंडमेंट, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जब मन आया तब हमने किसी भी आर्टिकल को हटा दिया, कोई नया आर्टिकल लिया या कोई नया रूल बना दिया, इन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। नो, वी हैव दैट प्रोविजन कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि अमेंडमेंट मतलब चेंज कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसी भी नए आर्टिकल को उसके एड ऑन कर सकते हैं या फिर किसी भी आर्टिकल को हटा सकते हैं, कोई नया आर्टिकल पुट ऑन कर सकते हैं। इसका भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकल 368। इनकी आर्टिकल 368 का यूज करके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट डिसीजन। आफ्टर जितना भी पार्लियामेंट में डिस्कशन एंड वोटिंग के बाद ये सारा अमेंडमेंट होता है, बट वी हैव दैट प्रोविजन, यानी कि हमारे पास राइट और प्रोविजन है चेंज लाने का। नेक्स्ट वील मूविंग ऑन टू द पार्ट नंबर 21 जो कि हमें बताता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट्स, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 370 जो कि हमें बताता है स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी फिलहाल 2019 में 19 से इनएक्टिव हो गया है, इनइफेक्टिव हो गया है। यानी कि अब ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हटाया नहीं गया है बट इनएक्टिव हो गया है, अब इसका कोई यूज नहीं है। एंड ऑल्सो प्रोविजंस रिगार्डिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात की क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं पास्ट ईयर्स में, तो उनको कैसे उनका गवर्नेंस, उनकी क्या गवर्नेंस किस तरीके से करनी है, क्या फंक्शनिंग रहेगी, उसके रिगार्डिंग भी जो प्रोविजंस हैं वो भी पार्ट नंबर 21 में बताए गए हैं अंडर आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक, जिसमें से आर्टिकल 370 है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में। So now moving on to the last but not the least part of the constitution, which is part number 22, which tells us about the article on short titles, date of commencement, authoritative text in Hindi and reappeals, which comes under article 393 to 395। यानी कि part number 22 हमें बताता है uses of short titles, यानी कि हम अपने कुछ short titles use कर सकते हैं। date of commencement यानी कि date of starting के बारे में हमें बताता है। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट यानी कि ऑफिशियल जो टेक्स्ट है वो हिंदी में होगा और फिर उसको कौन रीअपील कर सकता है, इसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है पार्ट नंबर 22 में अंडर आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक, जो कि लास्ट आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जो कि आर्टिकल सबसे पहला है आर्टिकल 393, जिसमें पता चलता है दैट शॉर्ट टाइटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम किस नाम से पुकारेंगे उसको भी डिफाइन किया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसका नाम सिंपली हमारा है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। इस नाम से यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये शॉर्ट टाइटल नेम है। उसको किस नाम से पुकारेंगे हम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, या फिर हिंदी में हम कहेंगे भारत का संविधान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 394, जिसमें पता चलता है कि 26 नवंबर टिल 26 नवंबर 1949 तक हमारे पास 16 आर्टिकल्स थे एंड 16 आर्टिकल्स को ऐड किया गया था 26 नवंबर 1949 तक, और रिमेनिंग जो कुछ आर्टिकल्स बच गए थे उसके बाद से वो हमारे ऐड किए गए थे 26 जनवरी 1950 से। ओके, विच इज ऑल्सो द कमेंसमेंट डेट, यानी कि स्टार्टिंग डेट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इनेक्टमेंट की, और जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर भी मनाते हैं एज अ 26 जनवरी 1950। सो आर्टिकल 394 में बताता है कि टोटल 16 आर्टिकल्स है वो ऐड किए गए थे टिल 26 नवंबर 1949 तक, और रिमेनिंग जो बचे हुए आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी 1950 तक ऐड ऑन किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज ऑल दैट पार्ट्स एंड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी भी आप लोगों में काफी सारे डाउट होंगे कि हमारे एक्चुअली में टोटल कितने सारे पार्ट्स हैं एंड कब कब अगर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 23 पार्ट्स हैं, या फिर 25 पार्ट्स हैं। काफी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज चलिए इसका पूरा कंक्लूजन निकाल के पूरा डाउट जो है वो सॉल्व कर ही देते हैं। एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास टोटली 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, जिसमें से एक पार्ट हटा दिया गया हमारा। कौन सा पार्ट था? जो कि पार्ट नंबर 21 था। यानी कि अब हमारे पास कितने पार्ट बचे टोटल? पार्ट नंबर 21। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहे। और प्लीज आप लोग हमें बताइए कि जो एक पार्ट हटा था वो कौन सा पार्ट था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जरूर बताया है, और अगर आपको ना पता हो तो मैं भी आपको बता देती हूँ दैट पार्ट नंबर 7 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया था, एज ऑफ इनएक्टिव कर दिया गया था, इनइफेक्टिव कर दिया गया था। सो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स बचते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 21, यानी कि 21 पार्ट बचते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम की, यानी कि टाइम के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट होते रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ टाइम के साथ साथ, तो कुछ जो हमारे पार्ट्स हैं उनको नंबर वाइज बढ़ाया नहीं गया, यानी कि 22 से हमने नंबरिंग 23, 24 या 25 नहीं की, बट हमने क्या किया, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्ट्स थे उसी में हमने क्लॉजेस को जोड़कर हमने नए पार्ट्स बना दिए, और उन्हीं को हम उनके अलग अलग काउंट करने लगे, जिसकी वजह से अभी हमारे पास 25 पार्ट्स हैं एज ऑफ नाउ। बट अगर हम नंबरिंग वाइज देखें, अगर आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखेंगे तो अगर आप उसके लास्ट पेज पर जाएंगे तो अभी भी आपको वहां पर जो नंबरिंग मिलेगी वो मिलेगी 22 पार्ट्स, यानी कि टोटल उसमें कितने पार्ट्स होंगे? पार्ट होंगे उसमें 22 पार्ट्स ही होंगे। बट जो सबसे पहला हमारे पार्ट जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारे पास 21 थे, उसके बाद सबसे पहला पार्ट जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 4th A, यानी कि 4th A जो हमारा पार्ट है वो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एड ऑन किया गया था। नेक्स्ट पार्ट जो जोड़ा गया था वो 9th A था, जो कि 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। नेक्स्ट वील हैव 9th B पार्ट, जो कि 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। साथ ही साथ अभी जो हमने पढ़ा जैसे कि 14th A, जो कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया था, जिसके साथ साथ हमारे पास 21 + 1 2 3 4 यानी कि 21, 22, 23, 24 एंड 25, इस तरीके से हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स हो जाते हैं। बट बेसिक्स जो रहेगा वो हमारे पास पूरे टोटल पार्ट्स 22 पार्ट्स ही रहेंगे, बस उसमें A, B, C, D इस तरीके से जोड़कर या फिर घटाकर हम अपने पार्ट्स की जो संख्या है वो घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी टाइप से यही जो फंडामेंटल बेसिक यही कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारे आर्टिकल्स में, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब इनेक्ट हुआ था, तो टोटल हमारे पास आर्टिकल थे 395, बट अभी 420 से भी प्लस आर्टिकल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने आर्टिकल्स की संख्या बढ़ा दी है, दैट 395 के बाद 396 कर दिया है। नो, काउंटिंग अभी भी 395 तक ही है, बट कुछ बीच में जो आर्टिकल्स हैं जैसे कि 51 आर्टिकल 51 है उसमें ही हमने एड ऑन करके आर्टिकल 51A कर दिया है। इसी तरीके से काफी सारे आर्टिकल्स में ABCD जोड़कर उसमें क्लॉजेस जोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो 400 क्रॉस कर चुके हैं, बट जो बेसिक काउंटिंग है वो 395 की ही रहेगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट काफी लोगों को लगता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को रहता है, वो आप लोगों को तो ऑफ कोर्स क्लियर हो ही गया होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।